बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, लास्ट चैप्टर सेकंड ईयर का जो हमारा चल रहा है उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी के यूनिट्स वगैरह, ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हाफ लाइफ से बड़े इंटरेस्टेड एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएं जी, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके के कुछ लॉज हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। बच्चों आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है, किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके, बताएं ज़रा। सात सात बातों का जवाब लाजमी देना है। मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। मैं कहता हूं जी आप लोगों के पास यूरेनियम 238 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मुझे आप लोग ये बताएं इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में या इस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं यूरेनियम के। 10, 20, 30, 100, 200 कितने हो सकते हैं? जल्दी जल्दी बताना, छोटे छोटे पॉइंट ये लिखते जाना है साथ साथ। हाँ जी, कोई बच्चा आंसर करेगा कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? माशाल्लाह। याद रखिएगा बच्चों, इन एनी रेडियो एक्टिव एटम सब्सटेंस देयर आर बिलियन ऑफ एटम्स, बहुत ज़्यादा तादाद में एटम्स होते हैं। ठीक है, आप लोग उनको गिन नहीं सकते। बिलियंस ऑफ एटम्स जो होते हैं बच्चों, वो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है जी, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं जी? बिलियन नंबर ऑफ एटम्स, बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं ये अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं जी, बिल्कुल एमिट करते हैं। अब ये रेडिएशंस को जब एमिट करते हैं बच्चों, तो आपको पता है एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है जो कि डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो खैर ये जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसी भी किस्म की रेडिएशंस को एमिट करता है, तो आपको पता है ये रेडिएशंस जो एमिट करता है ये तीन तरह की हो सकती हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। यानी ये बेसिकली डिके होता है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो रहा है? डिके हो रहा है। जब ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये गैमा पार्टिकल को रिलीज करता है कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो बच्चों वो अदर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई एक, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब अल्फा पार्टिकल को या बीटा पार्टिकल को या गैमा को रिलीज करता है तो वो अदर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर जो आप लोगों से बातें करने लगा हूं, मुझे आप लोगों ने जरा बताना है। मैं कहता हूं यार एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आपको पता है हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अपनी एक हाफ लाइफ होती है। अब मैं कहता हूं आप लोगों के पास यार यूरेनियम के ना, सपोज करें आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं 10,000 नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो कितने हो जाएंगे? 10,000 थे, 5,000 मतलब 5,000 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें 10,000 से वो 5,000 हुए पहली हाफ लाइफ के बाद, दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो 2,500 रह जाएंगे। यानी आप लोग ये देखें कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स टाइम के साथ साथ डिके हो रहे हैं। टाइम के साथ साथ क्या हो रहे हैं? डिके हो रहे हैं। वो जो डिके हो रहे हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स जो डिके हो रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ लॉज बनाए हुए हैं जो कि हम लोगों ने भी यहाँ पर डिस्कस करने, छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? डिके होता है, तो आपको नहीं पता होता, आप उसके किसी पर्टिकुलर एटम का नहीं कह सकते कि ये एटम इस वक्त डिके होगा। यानी कि आप लोगों के पास अगर 10,000 एटम्स हैं, आप लोगों को मैं कहूँ जी चलो बताओ, मुझे गिन के बताओ इनमें से कितनों ने डिके होना है, आप लोग नहीं गिन सकते। उनमें से हम लोग एवरेज तौर पे देखते हैं जी, हाफ लाइफ के बाद वो 5,000 हो जाने हैं, यानी 5,000 उनमें से डिके हो जाने, 5,000 अनडिकेड बच जाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग किसी भी एक सिंगल एटम के बारे में नहीं ये कह सकते, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में किसी भी एक एटम के बारे में आप लोग ये नहीं कह सकते कि कौन सा किस टाइम पे डिके होगा। तो इसके लिए एक लाइन लिख लें आप लोग जी कि देयर इज नो वे टू डिसाइड व्हेन एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट। लिख लें, ये लाइन लिख लें, मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखवाता जाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे लिखा, लिख लें। देयर इज नो वे टू डिसाइड व्हेन एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट। There is no way to decide
ये कोई तरीका नहीं है जी हमारे अभी तक बनाया हुआ टू डिसाइड व्हेन एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट, कि कौन सा पर्टिकुलर न्यूक्लियस किस टाइम में डिसइंटीग्रेट होगा, डिके होगा, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। अब यहां पर बच्चों यानी विच एलिमेंट विल डिके या विच न्यूक्लियस विल डिके, न्यूक्लियस बोलेंगे, इसके बारे में आप लोग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हम एवरेज तौर पे बस बात कर देते हैं जी इतना इतना ये चक्कर हो गया, वो चक्कर हो गया, बस इतने एटम्स ओवरऑल ये है, तो ओवरऑल ये टूटेंगे, इतने बाकी डिके, इतने डिके होने, इतने अनडिकेड होने हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि ये रेडियो एक्टिव डिके जो है जी, रेडियो एक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस। बच्चों ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है जी। इसके ऊपर किसी भी किस्म का नो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह वगैरह कैन अफेक्ट। बच्चों कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जी वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब आप लोग ये नहीं कर सकते जी कि मैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा दूं तो उसका रेडियो एक्टिव डिके बढ़ जाएगा, ठीक है, या मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो ज़्यादा रेडिएशन रिलीज करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक रैंडम प्रोसेस है, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद बच्चों आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है, अल्फा डिके करता है, बीटा डिके, गामा डिके, क्या एक सिंगल रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट अ टाइम अल्फा और बीटा दोनों रिलीज कर सकता है? जी। क्या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट द सेम टाइम अल्फा और बीटा दोनों रिलीज कर सकता है? ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम वो अल्फा और बीटा कभी भी रिलीज नहीं करेगा, या अल्फा रिलीज करेगा या बीटा। हाँ, अल्फा रिलीज करके नया एलिमेंट बन गया, उसके बाद वो बेशक बीटा भी कर दे, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अल्फा और बीटा कैन नॉट बी एमिटेड। तो बच्चों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यूज के हवाले से आप लोग लिख लें, अल्फा और बीटा कैन नॉट एमिट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जल्दी लिख लें, अल्फा और बीटा कैन नॉट एमिट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बच्चों ये साइमल्टेनियसली एमिट नहीं हो सकता। डन हो गया बच्चों। अब आप लोगों को पता है जी इसके जो डिके हैं उसमें आप लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, ठीक है जी, कि अल्फा डिके जब होता है आप लोगों को पता है क्या होता है जी। अल्फा डिके में ये जी है, ये ए है, ये वो बचपन की बातें हैं कि जब ये एक नया ये पेरेंट एलिमेंट है, जब ये अल्फा पार्टिकल को रिलीज करेगा तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज कर देता है, मैस नंबर 4 टाइम्स डिक्रीज कर देता है और ये अल्फा पार्टिकल बना देता है। ये अल्फा डिके है, यानी इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी ओवरऑल मैस नंबर 4 गुना कम होता है, और जो चार्ज नंबर है मैस नंबर 4 गुना और चार्ज नंबर 2 गुना कम होता है, यानी 4 न्यूक्लियॉन्स कम होते हैं, हम सादे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बीटा डिके है, बीटा डिके में आपको पता है कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है जी, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो बच्चों उसका प्रोटॉन नंबर 1 टाइम इंक्रीज कर जाता है। प्रोटॉन नंबर कितने टाइम इंक्रीज कर देता है? 1 टाइम इंक्रीज कर देता है, जबकि मैस नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, यानी चार्ज नंबर 1 टाइम बढ़ जाता है, जबकि मैस नंबर क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। और गैमा डिके आप लोगों को पता है जी, गैमा डिके क्या होता है? गैमा डिके में कोई भी एक्साइटेड न्यूक्लियस है, ठीक है, वो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? वो बस अपनी एक्साइटेशन स्टेट से डी एक्साइट हो जाता है बस, ठीक है, गैमा पार्टिकल को रिलीज करने के बाद। ये लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो बच्चों ये गैमा डिके के अंदर ये इक्वेशंस आप लोगों ने बचपन में पढ़ी हैं, फिर इन इक्वेशंस की आगे एग्जांपल्स भी बेशुमार हैं, ठीक है, मगर हम अभी इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक देखना है तो ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए भी हुए हैं, आप लोगों को दिए भी हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हमने भी उसकी तरफ जाना है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी जल्दी हैंड रेज कर देना, हरी अप मिनट लगा के। अभी ये बिल्कुल जनरल बातें थी, अभी तो ये पार्टी आप लोग समझने शुरू हुई है। लो जी बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने असल चीज की तरफ। याद रखिएगा, एक लाइन लिखें जी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स एट एनी टाइम। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स एट एनी टाइम। बच्चों किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब डिके हो रहा होता है तो कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of the atoms at any time
जल्दी जल्दी लिखते जाए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटम्स at any time is directly proportional to number of radioactive atoms present, is directly proportional to number of radioactive atoms present. This is called radioactive decay law. दोबारा से सुन लें, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स एट एनी टाइम, कहते हैं जितने भी एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब उनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक छोटा सा पॉइंट लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके लॉ, यानी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट जितने ज्यादा होंगे उनका डिके भी उतना ज्यादा फास्टर हुआ करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, इसको नोट करें, शाबाश मिनट लगा के। ये तो हमने मतलब रेडियो एक्टिव डिके लॉ की बस बातें पढ़ ली हैं कि ये चक्कर है इस तरह से। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है जिससे एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो अब आप लोगों ने बच्चों बड़े ध्यान से समझना है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, हेडिंग बनाए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिके लॉ। इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है, हेडिंग बनाए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉ। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉ। बच्चों आप लोगों को जैसा कि पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये मैंने क्या लिखा है, जिन एटम्स ने डिसइंटीग्रेट होना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के। क्या ख्याल है बच्चों, जितने एटम्स ने क्या होना होता है, डिसइंटीग्रेट होना होता है, वो डिसइंटीग्रेट उतने ज्यादा होंगे जितने ज्यादा ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं डिकेइंग एटम्स या डिसइंटीग्रेटेड एटम्स, ये डेल्टा एन क्या है, डिकेइंग एटम्स या डिसइंटीग्रेटेड, ये है जी डिकेइंग एटम्स, और ये क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। तो बच्चों डिकेइंग एटम्स जितने उतने ज्यादा डिके होंगे जितने ज्यादा ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स डिके होंगे, एक बात ये। और दूसरी बात आपको ये पता है कि अगर डिकेइंग एटम्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको डिके होने में टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं तो ये बन जाता है डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स एंड डिकेइंग टाइम, दिस डेल्टा टी इज डिकेइंग टाइम ऑफ द डिकेइंग एटम्स। तो मैं इन्हीं से यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करूंगा तो बच्चों यहां पर माइनस लेमडा कांस्टेंट यूज होता है एन नोड डेल्टा टी। ये लेमडा जो यहां पर है, दिस लेमडा इज नाउन एज डिके कांस्टेंट। बच्चों ये डिके कांस्टेंट है और नेगेटिव का साइन यहां पर डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा होता है कि एटम्स ने आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ डिक्रीज करना होता है, नेगेटिव का साइन डिक्रीज को शो कर रहा होता है। यानी कि फिर फाइनली ये बना डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन नोड डेल्टा टी। और इसी को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि लेमडा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन नोड डेल्टा टी। और इसी को फर्दर आप लोग ये देखें, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस डेल्टा एन ओवर एन नोड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो आप लोगों के पास फाइनल फार्मूला मैंने लिख दिया ना लेमडा का, ये है बच्चों फार्मूला डिके कांस्टेंट का। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट की एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने ये आई। क्या डेफिनेशन आई, मैं लिख रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम is called decay constant। वो बचपन की बातें हैं, ये तो एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो बच्चों फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स के यूनिट, अब इसके यूनिट क्या होंगे, ठीक है, और डिके कांस्टेंट को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों इसके यूनिट आप लोगों ने देखना है, तो एसआई यूनिट इसका बच्चों क्या बनेगा, पर सेकंड बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन का तो यूनिट कोई नहीं होगा, नीचे टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकंड, तो पर सेकंड इसका एसआई यूनिट आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको शाबाश नोट करें। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी डिके कांस्टेंट की, तो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में टी इनवर्स, कैपिटल टी इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट में ये इसकी डायमेंशंस होंगी। अब ये रेडियोएक्टिव डिके लॉ जो है बच्चों वो यहां पर खत्म नहीं हुआ,
आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को रेडियो एक्टिव डिके लॉ की एक डेफिनेशन लिखवाई थी। आप लोग यहां से वो डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे भला, ये देखें, मैंने जिस तरह इस रिलेशन से मतलब ये निकाला है ना लैम्डा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये देखना जरा, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नोड। थोड़ा सा गौर करें, यानी ये डेल्टा टी को तो लेके माइनस लैम्डा एन नोड इधर ही था, यहां से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। यानी ये माइनस लैम्डा को दोबारा प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर दें तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन नोड। तो बच्चों ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस इज नाउन एज रेडियोएक्टिव डिके लॉ। ये डेफिनेशन आप लोगों को मैंने लिखवाई थी रेडियोएक्टिव डिके लॉ की, और ये मैंने आप लोगों को उसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट थोड़ी सी बता दी है। डन हो गया? इज इट ओके? जस्ट रेज योर हैंड्स, हरी अब ताकि आगे चलें। अभी बड़ी काम की बातें आनी है, अभी तो ये बिल्कुल एफएससी वाली बातें हैं, अभी इसमें एमसीक्यूज आने हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें आने वाली हैं अभी आगे आगे। ठीक है, लो जी, अब आप लोग ना जरा यहां पर बच्चों थोड़ा सा गौर करें कि हम लोग ना इस इक्वेशन को, जब हम लोगों ने इस इक्वेशन के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए, लोगारिथमिक फंक्शंस को अप्लाई किया, लॉग वगैरह को अप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, पहले इसकी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद लोगारिथमिक वगैरह फंक्शन अप्लाई करके ना हम लोगों ने एक डिके इक्वेशन निकाली जिसको बोला जाता है n इज इक्वल टू n नोड e की पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इक्वेशन इज नाउन एज डिके इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नाउन एज डिके इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी, मगर एक्सरसाइज में एक आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये है और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये जो डिके इक्वेशन है, इस डिके इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये टी टाइम होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा, एन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हैं जो इस टाइम के बाद बच जाएंगे, एन नोट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है, लैम्डा यहाँ पर डिके कांस्टेंट है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से आया। तो यहाँ से एक चीज साफ नजर आ रही है कि रेडियोएक्टिव डिके इक्वेशन या रेडियोएक्टिव डिके लॉ जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी आप लोग लिखे रेडियोएक्टिव डिके ओबेज एक्सपोनेंशियल लॉ। पहली लाइन लिख ले, रेडियोएक्टिव डिके ओबेज एक्सपोनेंशियल लॉ। बच्चों ये किस लॉ को ओबे करता है? ये एक्सपोनेंशियल लॉ को ओबे करता है। रेडियोएक्टिव डिके लॉ ओबेज, रेडियोएक्टिव डिके लॉ ओबे एक्सपोनेंशियल लॉ। बच्चों ये एक्सपोनेंशियल लॉ को, और एक्सपोनेंशियली ये आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेंगे, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं। तो रेडियोएक्टिव डिके ओबेज एक्सपोनेंशियल लॉ। और उसके बाद यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा। ये जो डिके होता है ना, मुझे बताएं एक बात, रेडियोएक्टिव डिके, सुनिएगा, रेडियोएक्टिव डिके शुरू में फास्टर होता है, ठीक है, एक ये बात बोल रहा हूं, या ओवरऑल एक जैसा रहता है, यानी शुरू में फास्टर होता है एंड पर जाके स्लो होता है, या एक जैसा रहता है, ये शुरू में स्लो होता है एंड पे जाके फास्टर हो जाता है। जी, डिके जो होता है, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके हो रहा होता है वक्त के साथ साथ, तो उसका डिके रेट क्या एक जैसा रहता है? पहली बात वो एक जैसा नहीं रहता है, एक्सपोनेंशियल लॉ को ओबे करता है। ये तो बात मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, अब इसका मतलब डिक्रीज कर रहे होते हैं एटम्स, क्या उनका जो रेट है, रेट ऑफ डिक्रीज, वो एक जैसा रहता है? बताओ। याद रखिएगा, डिके रेट इज रैपिड एट द बिगिनिंग। डिके रेट इज, लिख रहे मुझे पता है आप लोग नहीं बोलेंगे, डिके रेट इज फास्टर एट बिगिनिंग। बच्चों बिगिनिंग पर ये बहुत फास्टर होता है, एंड स्लोज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मगर बच्चों पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाता है, फिर स्लो होना शुरू हो जाता है। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं इसके अंदर से जो बन सकते हैं। तो रेडियोएक्टिव डिके लॉ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल लॉ को ओबे करता है, और फास्टर होता है बिगिनिंग में और स्लो होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप लोग देखें, सपोज करें 1000 है, 1000 पहली हाफ लाइफ के बाद कितने बच गए? 500, इकट्ठा 500 का डिक्रीज है। दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो कितने हो गए? 2500 का डिक्रीज है। इसका मतलब शुरू में इनका रेट ऑफ डिके बड़ा फास्टर होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन होता रहता है। ठीक हो गया है? ओके बच्चों, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बड़ा काम का, कि ये जो रेडियोएक्टिव डिके लॉ है, ठीक है, इसी से हम लोग डिके कांस्टेंट के बारे में, ठीक है जी, जो इंफॉर्मेशन निकाल चुके हैं वो आप लोगों ने भी देख लिया।
अब ये डिके कांस्टेंट था ना लैम्डा, अब डिके कांस्टेंट के बारे में ही मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताने लगा हूं। लिखें सबसे पहला पॉइंट बच्चों इसके लिए लिखें, एवरी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट। एवरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट बच्चों हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट। हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट के डिके कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जिस तरह एक हाफ लाइफ होती है, इसी तरह डिके कांस्टेंट की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट के डिके कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। फिर लिखे ग्रेटर द डिके कांस्टेंट ग्रेटर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ग्रेटर द डिके कांस्टेंट ग्रेटर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी उतना ज्यादा होगा। लिखें ग्रेटर द डिके कांस्टेंट ग्रेटर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ग्रेटर द डिके कांस्टेंट ग्रेटर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जितना डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा, यहां से नजर आ रहा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है जी, लैम्डा के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका ओवरऑल, मैं कहता हूं जी एक का कम है एक का ज्यादा है। सपोज करें मैं कहता हूं एक का 10 पर सेकंड है, एक का 20 पर सेकंड है, तो बच्चों जिसका 10 होगा उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होगा, जिसका 20 उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट कम होगा उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होगा। उसके बाद यहां पर बच्चों डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी थी। अच्छा एक और बड़ी ही काम की बात है, यहां पर एक लाइन लिखे, उसका मैं आप लोगों को फिर मतलब एंड पे समझाऊंगा। लिखें जरा लाइन, बड़ी काम की लाइन है ये आपको जल्दी किताबों में नजर नहीं आती, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखें, कहते हैं डीके कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। डीके कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस is reciprocal of the time. Decay constant of a substance is reciprocal of the time during which number of atoms left undecayed in a sample reduces to 37% of original atoms. Reduces to 37% of original atoms. Reduces to 37% of original atoms. लो जी बच्चों इस लाइन का मतलब समझना है अब आप लोगों ने। कहते हैं डिके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में 37% ऑफ एटम्स जो होते हैं बच्चों वो क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, मतलब अनडिकेड बच जाते हैं। 37% ऑफ अनडिकेड एटम्स बच जाते हैं। ये क्या चक्कर आ गया इसका। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की किताब में नहीं लिखी मगर ये एमसीक्यूज की फॉर्म में बिल्कुल बन सकती है। अब मैं अगर देखें, मैं तो लाइन बोल के आगे जा सकता हूं मगर अगर मैंने लाइन का मतलब ना बताया तो कई लोगों ने वैसे ही, कईयों को पहले ही डरावना लग रहा है ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि जो बायो वाले होते हैं उनको तो मैथ से वैसे ही नफरत होती है, ठीक है। बट कोई नहीं, ये देखें अभी आप लोगों ने फार्मूला जैसा कि पढ़ा, रेडियोएक्टिव डिके इक्वेशन n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। इस फार्मूले में ना आप लोग एक काम करें, इस t को 1 ओवर लैम्डा पुट कर दें। अगर मैं इस t को 1 ओवर लैम्डा पुट करूं तो जरा बताएं क्या होगा। अगर t को 1 ओवर लैम्डा पुट कर दें, n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा, और यहां पे आया 1 ओवर लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से कट गया, n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस 1। ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन थी ना, q इज इक्वल टू q नोट e की पावर माइनस टी ओवर आर सी है, वो उधर भी मैंने ये चीजें बताई हुई है, ठीक है। खैर अब ये e जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ऊपर इसकी पावर माइनस 1 है, नीचे आके e की पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, और e जो होता है वो 2.718 होता है। मैथमेटिकली सब पाई आप लोगों ने जुबानी याद रखें, इसको भी याद रखें। तो बच्चों ये 0.37 n नोट बचेगा, यानी 37% ऑफ ओरिजिनल एटम्स, ठीक है जी, लेफ्ट अनडिकेड। तो बच्चों ये देखें, इसका मतलब जब ये टाइम आप लोगों ने रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा पुट किया है ना, तो
तो उस वक्त ये आपके नंबर ऑफ एटम्स बचे हैं। इसका मतलब मैं यहां से लैम्डा निकालूं तो वो तो 1/t आएगा। तो ये लैम्डा डिके कांस्टेंट किस टाइम का रेसिप्रोकल आ रहा है? ये उस टाइम का रेसिप्रोकल आ रहा है जिस टाइम के बाद, ठीक है जी, इतने नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड बच गए हुए आप लोगों के पास। इज इट ओके? हरी अप, जल्दी जल्दी हैंड रेज कर दो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे सर जी ये पेपर में कैसे आएगा? ओ भाई ये लाइन आ जाएगी पेपर में, उसने ये थोड़ी कैलकुलेट करने को कहना है पेपर में बैठ के आप लोगों ने ये कैलकुलेशन थोड़ी करनी है हाई लेवल की, ठीक है? तो इसको जरा आप लोग नोट कर लें, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिके को रेडियो एक्टिव डिके लॉ था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान में क्या रिलेशन होता है, ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। अब यहां पर आप लोगों का हक भी बनता है कि आप लोग इसको जुबानी याद रखें कि बच्चों डिके कांस्टेंट जो होता है वो 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ होता है। ये 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। आप लोग इसी को बच्चों अगर ये ना लिखा हो तो log E2 भी लिखा हो सकता है, किसी जगह पर log E2 भी लिखा होगा। log E2 कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग चेक करें तो 0.693 ही होता है, ठीक है? तो अब ये वाला फार्मूला यहां से आप लोगों को नजर आ रहा है कि लैम्डा का हाफ लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये एक और यहां से चीज सामने आई, ये प्रूफ नहीं करना, ये नहीं आना वहां पे पेपर में, ये नहीं आना जी डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, जस्ट दिस इज द रिलेशन। ये हम लोग रेगुलर क्लास के अंदर डिराइव भी किया हुआ है, ये हो जाता है डिराइव, इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बट आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से एक चीज पता चल रही है कि बच्चों जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट कम हुआ करेगा, इसका मतलब उसकी हाफ लाइफ ज्यादा, यानी जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी उसका डिके कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो याद रखिएगा जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिके कांस्टेंट कम उसका हाफ लाइफ ज्यादा। तो यहां पर एक रिजल्ट लिख लें, रिजल्ट लिखें, लाइनें लिखें कुछ। लार्जर द वैल्यू ऑफ लैम्डा मींस, लार्जर द वैल्यू ऑफ लैम्डा मींस, अगर लैम्डा की वैल्यू लार्ज है इससे मतलब क्या होगा, कहता है लार्जर द वैल्यू ऑफ लैम्डा मींस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटिंग फास्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा ना, इसका मतलब है, इसका मतलब उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा था। वो तो मैंने आपको बताया था कि लैम्डा का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जरा लाइन सुने, कहता है लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा मींस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटिंग फास्टर। इसका मतलब वो डिसइंटीग्रेट फास्टर हो रहा है। तो अगर वो डिसइंटीग्रेट फास्टर हो रहा है इट मींस वो कम टाइम में डिके हो रहा है ना, इसका मतलब ये होगा, फिर आगे लिखें डिसइंटीग्रेट फास्टर एंड हेंस इट्स हाफ लाइफ विल बी स्मॉल, एंड हेंस इट्स हाफ लाइफ विल बी स्मॉल, मतलब वो कम टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट था कि जिसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका डिसइंटीग्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा, मगर उसका जो ओवरऑल टाइम है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी डिके हो रहा है, इसका मतलब कम टाइम में डिके हो रहा है। जो स्लो स्लो डिके हो रहा होगा इसका मतलब वो ज़्यादा टाइम लेगा उसकी हाफ लाइफ। इसका मतलब जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी वो क्या काम करेगा, हाफ लाइफ जिसकी कम होगी वो जल्दी डिके हो जाएगा, यानी वो कम टाइम में डिके हो रहा है। जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा इसका मतलब वो ज़्यादा टाइम में डिके हो रहा है। ठीक हो गया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा उसका डिके कांस्टेंट कम, जिसकी हाफ लाइफ कम उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा। डन बच्चों। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कांस्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कांस्टेंट। कहते हैं हाफ लाइफ किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की क्या होती है, कांस्टेंट। छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाएं। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द number of radioactive atoms present and does not depend upon the radioactive atoms present। कहता है हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव एटम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट। अगर आपको याद हो वो डिके कांस्टेंट में हमने पढ़ा था कि वो डिके कांस्टेंट जो था उसका जो भी चक्कर था, मगर यहां पर हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट। जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती। लो जी लिख लें, शाबाश, जल्दी जल्दी। इसके बाद बच्चों अब ना यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों ने बड़े गौर से देखने हैं। ये देखें ज़रा,
अभी आप लोगों को पता है शुरू में मैं कहता हूं जी एक रेडियो एक्टिव एटम्स है, उसके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है ना, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स वो n नोड है। अच्छा, पहली हाफ लाइफ के बाद वो कितने बचेंगे? n नोड ओवर 2 बच जाएंगे। अच्छा, फिर सेकंड हाफ लाइफ के बाद वो कितने हो जाएंगे? इसका भी हाफ होंगे, वो n नोड ओवर 2 की पावर, अच्छा यहां पर 1 लिख लें, यानी पहली हाफ लाइफ के बाद ये बच गए n नोड ओवर 2 की पावर 1। दूसरी हाफ लाइफ के बाद इसका भी जब हाफ करेंगे तो इसको 2 से, इस पूरी चीज को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 की पावर 2 बन जाएगी। क्या ख्याल है? अगर मैं इसको भी हाफ कर दूं तो बच्चों अब कितने बनेंगे? n नोड ओवर 2 की पावर 3 बन जाएगी। अगर इसको भी हाफ कर दें तो बच्चों एक वक्त आएगा कि ये एटम्स हम लोग लिख देंगे 2 की पावर n। इसका मतलब ये है, जरा सुनिएगा गौर से, पहली हाफ लाइफ के बाद इतने एटम्स जो हैं वो बाकी बच गए हैं। अच्छा, दूसरी हाफ लाइफ जिसको मैं सेकंड हाफ लाइफ, डबल ऑफ हाफ लाइफ बोलूंगा, उस डबल ऑफ हाफ लाइफ के बाद इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो बाकी बच गए हैं। अच्छा, फिर थर्ड हाफ लाइफ यानी 3 टाइम्स हाफ लाइफ के बाद इतने एटम्स बच गए। तो ये जो एटम्स बाकी बचे हैं, ऑब्वियस ही बात है, ये n हाफ लाइफ्स के बाद बचे हैं, तो n इंटू टी हाफ होगा। तो बच्चों यहां पर जरा गौर से देखें, मैं एक फाइनली एक रिलेशन लिखता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड आफ्टर कितनी हाफ लाइफ्स? पहली के बाद इतनी, दूसरी के बाद इतने, तीसरी के बाद इतने, और nth के बाद आफ्टर n हाफ लाइफ्स, मैं HL लिख रहा हूं, n हाफ लाइफ्स के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स बाकी बचे हैं? वो है n नोड ओवर 2 की पावर n। ये नंबर ऑफ एटम्स हैं जो बाकी बच गए हैं। तो अगर मैं इसी को बच्चों फ्रैक्शन की फॉर्म में देखूं, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में देखने के लिए इसी n नोड को इधर ले आए, तो n ओवर n नोड इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर n। दिस इज नोन एज फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स। तो बच्चों अक्सर औकात पेपर में वो फ्रैक्शन को पूछ लेता है, या अक्सर औकात वो बच्चों आप लोगों को पेपर में फ्रैक्शन की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ लेगा? नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछे होंगे तो नंबर की फॉर्म में आंसर होगा। फ्रैक्शन पूछी होगी तो सिर्फ कोई वैल्यू लिखी होगी, उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा होगा। ठीक हो गया? तो ये है आप लोगों के पास नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड आफ्टर n हाफ लाइफ्स। ये आपकी बुक में भी फार्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं इसी में आपको कहता हूं यार आप लोग मुझे बताएं, ठीक है, माना ये n हाफ लाइफ्स के बाद इतने नंबर ऑफ एटम्स है जो अनडिकेड है, नंबर ऑफ एटम्स डिकेड, कितने डिके हुए होंगे इन n हाफ लाइफ्स? कितने n हाफ लाइफ्स में कितने एटम्स, अब वो बताएं जो डिके हुए होंगे। अनडिकेड तो आपने बता दिए। तो बच्चों आप लोग क्या काम करेंगे, अगर आपने डिकेड निकाले तो ओरिजिनल में से इनको माइनस कर दें, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स में से अनडिकेड को माइनस कर देंगे तो आपके पास डिकेड एटम्स बच जाएंगे। तो जब n नोड को कॉमन लेंगे तो वो 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n बनेगा। और अगर फ्रैक्शन की बात करें तो n ओवर n नोड किसके बराबर आएगा? जस्ट 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n। ये है फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स बच्चों आप लोगों ने निकालनी है, तो 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n। और अगर फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स निकालनी है तो 1 ओवर 2 की पावर n। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज बताने लगा हूं। हाफ लाइफ में से एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे उसको हम लोग देखते हैं। जरा इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगा के। देखें, मैं लेट्स सपोज आप लोगों को कहता हूं यार कि आप लोगों के पास ना n हाफ लाइफ्स का टाइम कितना है। ये देखें, ये फार्मूला जब आप लोग, अब कौन कौन से फार्मूला याद रखने? नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में ये नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, नंबर ऑफ डिकेड एटम्स, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स। ठीक है, 4 ये, और एक ये फार्मूला कि जो टोटल टाइम होता है n हाफ लाइफ्स का वो कितना होता है? टोटल टाइम फॉर n हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। ठीक है, ये यहां से निकला कि टोटल हाफ लाइफ, जितनी भी टोटल हाफ लाइफ गुजर गई उन सबका ये टाइम। तो चलें बच्चों, पहले एक एमसीक्यू लिखें ताकि आप लोगों की थोड़ी तबीयत तो साफ हो कि इसको कैसे करना है आप लोगों ने। एमसीक्यू जरा कुछ यूं है कि कहते हैं आफ्टर 2 आवर्स, लिखें आफ्टर 2 आवर्स, एमसीक्यू लिख रहे हैं आफ्टर 2 आवर्स 1/16 of the starting amount of a certain radioactive isotope
आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद 1/16, 1/16, 1/16 ऑफ starting amount of certain radioactive isotope, starting amount of certain radioactive isotope remains undecayed. The half life of the isotope is, कहते हैं बताएं उसकी हाफ लाइफ क्या होगी। लो जी, 2 घंटे के बाद ओरिजिनल अनडिकेड एटम्स की बच्चों 1/16 of the starting amount of certain radioactive isotope remain undecayed. The half life of the isotope 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर। जी बच्चों आंसर बताएं। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। जी है कोई बच्चा जो मुझे बताएगा? अभी तक मेरी बात सुने। मैंने आपको बोला यार 2 घंटे के बाद, अच्छा अनडिकेड की बात हुई है, एक बात तो सुने। अब बच्चों 2 घंटे, इसका मतलब टोटल टाइम मैंने आप लोगों को बोल दिया 2 घंटे यानी 120 मिनट। अच्छा 2 घंटे का मतलब है ना 120 मिनट। 120 मिनट के बाद हुआ कुछ यूं है, जो अनडिकेड एटम्स बच गए हैं ना वो अपने ओरिजिनल एटम्स का 1/16 बचे हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो बच गए हैं वो अपने ओरिजिनल एटम्स का 1/16 बच गए हैं। कहते हैं बताएं उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या होगी जिसके इतने एटम्स बचे हैं। अब मेरी बात सुने, अब आप लोग देखें अनडिकेड की बात की थी इसलिए मैंने ये फार्मूला लिखा है। अब मेरी बात जरा गौर से सुने, कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता है जनरल फार्मूला, आप लोगों ने भी क्या पढ़ा, T = N × हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ बराबर होगी T / N। अब इसका मतलब है आपके पास टोटल टाइम तो है मगर यहां पर n नहीं है। इसका मतलब ये आप लोगों को n फाइंड आउट करना पड़ेगा, और n फाइंड आउट करना कोई औखा काम नहीं है। आप लोग देखें अगर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दी गई है ये बेसिकली ऐसे है n/16। मैं इसको लिख सकता हूं n/2⁴। क्या ख्याल है? और ये जो 2 की पावर में 4 है दिस इज बेसिकली n। इसका मतलब टोटल टाइम कितना था 120, उसको 4 पर डिवाइड कर दें तो आंसर आ गया 30 मिनट। इसका मतलब उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी होगी, 30 मिनट होगी। ओके बच्चों, ये एमसीक्यू समझ में आ गया है? हरी अब जल्दी हैंड रेज कर दें। वेरी इजी एमसीक्यू, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। हरी अब जल्दी जल्दी। लो जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा आप लोग लिखें। यहां पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों कि एक्टिविटी, एक टर्म है एक्टिविटी और एवरेज लाइफ। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी सी 2 पॉइंट है बस, ये एक मतलब बुक में नहीं लिखे हुए, वैसे ही एमसीक्यू के हवाले से 2 पॉइंट है। पहला लिख लें कि एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट को, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। जो डीके कांस्टेंट होता है बच्चों उसके रेसिप्रोकल को क्या बोला जाता है, कहते हैं इज कॉल्ड एवरेज या मीन लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। यानी मैं ये कह सकता हूं फिर कि मीन लाइफ या एवरेज लाइफ जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होती है बच्चों, डीके कांस्टेंट होती है। ये एक छोटा सा एमसीक्यू है, ठीक है, इसको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी जल्दी, मीटिंग एंड हो गई है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि एवरेज लाइफ और डीके कांस्टेंट का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी एमसीक्यू बन जाता है यहां से।
अच्छा जी, तो इसको देखें, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं जी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मैं आप लोगों को डिके कांस्टेंट देता हूं, तो डिके कांस्टेंट देके मैं आप लोगों से उसकी एवरेज लाइफ पूछ सकता हूं। तो एवरेज लाइफ क्या होती है बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ठीक है, मगर उसकी आपको जरूरत नहीं है। वो यही होती है कि सम ऑफ टोटल एटम्स, मतलब सम ऑफ ऑल द लाइव्स ऑफ टोटल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उन तमाम की लाइव्स का सम करके उसको टोटल ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड करते हैं। मगर उसकी आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग ये वाला फार्मूला याद रख लेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ, ठीक है। और इसके बाद बच्चों एक टर्म है छोटी सी एक्टिविटी। ये आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर मैं बता रहा हूं नहीं लिखी हुई, मगर ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि आ सकती हैं एमसीक्यू के हवाले से, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इनको बस करना पड़ेगा। एक्टिविटी को कई लोग अपनी मर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहां पर इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई इसको आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक्टिविटी पता क्या चीज होती है? एक्टिविटी के बारे में 2 लाइनें लिख लें। सबसे पहली लाइन लिखें कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। जो रेडियो एक्टिव एटम्स डिके हो रहे होते हैं ना, तो उनके डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को बेसिकली क्या बोला जाता है? एक्टिविटी बोला जाता है। इसका फार्मूला अगर आप लोग देखें तो ये देखें, इसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। ये कहां पर पढ़ा था आप लोगों ने, अगर याद हो थोड़ा सा? मैं आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था ना, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, उस रेडियो एक्टिव डिके लॉ के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस लेमडा एन। ये देखें, थोड़ा सा गौर करें, क्या ख्याल है? तो यानी कि ये जो रेट ऑफ डिके कांस्टेंट, यानी डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम के होता है ना, जो डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम को बेसिकली क्या बोला जाता है? यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को बेसिकली हमने क्या नाम दिया हुआ है? एक्टिविटी, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो एक्टिविटी है ना, वो ये है एक्टिविटी बेसिकली। तो ये एक्टिविटी जो होती है बच्चों, ये माइनस लेमडा एन के बराबर होती है या डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी के बराबर होती है। इसको जरा नोट कर ले, शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगाएं। अब रेडियो इसी तरह बच्चों, जिस तरह आप लोगों ने एक्टिविटी का भी एक फार्मूला ऐसे ही बनता है, A इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, जिस तरह आप लोगों ने n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी पढ़ा हुआ है। तो एक्टिविटी की फॉर्म में भी यही बनता है, जस्ट इसको याद रखना है आप लोगों ने। और आपको पता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिके होने में कितना टाइम लगता है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्योंकि देखें, अगर ये टी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी वो नीचे जाएगा, ई की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी होती है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। इसका मतलब एक्टिविटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब डिके 0 हो जाएगा। कब? जब ये टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। तो याद रखिएगा, इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये पहले भी मैंने लिखवाया हुआ है, इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर होता है आप लोगों को। ठीक हो गया जी बच्चों, ये आप लोगों के पास छोटा सा पॉइंट था। उसके बाद ना इसके यूनिट्स हैं, बस एक्टिविटी के यूनिट्स हैं। 3 तरह के यूनिट्स हैं एक्टिविटी के, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी कौन कौन से हैं? इसके 3 तरह के यूनिट्स हैं। पहले का नाम है क्यूरी, दूसरे का नाम है बैक्यूरल, जिसको BQ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूरी को CI से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर बच्चों तीसरा मैं लिख रहा हूं रदरफोर्ड, RD से इसको शो करते हैं। ये 3 तरह के इसके यूनिट्स हैं, एक्टिविटी के जो यूनिट्स हैं ये 3 हैं। सबसे पहला बच्चों जो है 1 क्यूरी, वो 3.7 इंटू 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। 1 क्यूरी का ये फार्मूला, जिस तरह आप लोग बाकी अर्ज की याद रखते हैं ना, कन्वर्जन याद रखते हैं, इसी तरह याद रखिएगा कि क्यूरी जो है ये इसका बच्चों यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, और 1 माइक्रो, इसको मैं माइक्रो की फॉर्म में, मिली की फॉर्म में, ठीक है, नैनो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसी तरह इसका जो बैक्यूरल जो है ना, बैक्यूरल इज SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये एक्टिविटी का SI यूनिट है। और 1 बैक्यूरल किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, 1 बैक्यूरल आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ के आए हुए हैं, ये किसके बराबर होता है? 3 हाँ जी, किसके बराबर होता है? 1 बैक्यूरल 1 DPS के बराबर होता है।
1 बैक्यूरेल किसके बराबर होता है? 1 dps के बराबर होता है। यानी ये जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होती है ना, इसको हम लोग बैक्यूरेल बोलते हैं। और 1 क्यूरी जो होता है वो फिर किसके बराबर होगा? 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 इंटू 10 रेज टू पावर 10 बैक्यूरेल में ऐसे भी लिख सकता हूं। ये थोड़ा सा गौर करें, मैंने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की जगह पर बैक्यूरेल लिख दिया है। तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 बैक्यूरेल होता है। ओके बच्चों, ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को अपने जहन में रखने पड़ेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड जो होता है, याद रखिएगा 1 रदरफोर्ड जो होता है 1 RD वो 10 रेज टू पावर 6 के बराबर होता है। 1 रदरफोर्ड 10 रेज टू पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड DPS जिसको मैं बोल रहा हूं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। इस तरह मिली रदरफोर्ड, माइक्रो रदरफोर्ड वो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मिली रदरफोर्ड जो होगा वो 10 रेज टू पावर 3 DPS होगा, जो माइक्रो होगा वो 1 DPS होगा। तो 1 माइक्रो RD या 1 माइक्रो रदरफोर्ड इज इक्वल टू 1 DPS। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से एक्टिविटी के हाफ लाइफ के कुछ रिलेशन थे जो कि मेरा काम था आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देना, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, ठीक है, हाफ लाइफ के, मगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर से इसके नंबर ऑफ MCQs बना करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स, ठीक है, जो मेन इसमें चीज़ है, और बाकी इसके ना बुक में वो टेबल भी बना हुआ है जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन के बाद आगे जाके टेबल बना हुआ है। ये हाफ लाइफ के पैराग्राफ में, आखिरी पैराग्राफ में भी जो है ना, उसने कुछ बातें लिखी हुई हैं कि किस एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या है, वो आप लोग किताब से ही पढ़ सकते हैं, जो किताबी बातें हैं। तो बच्चों ये था छोटा सा एक टॉपिक जो कि इसमें से कुछ चीज़ें आपकी किताब में नहीं थी मगर MD-CAT के हवाले से इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कई चीज़ें आप लोगों को ऐसी बिल्कुल आप लोगों के लिए न्यू होनी है, तो उसको आपकी मजबूरी है याद करना, क्योंकि असल में ये चीज़ें आपकी किताब में नहीं है, इनको ज़्यादा डिटेल में हम लोग इतनी डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, बाकी उसका ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिके ग्राफ, ठीक है, जो टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है, वो बुक में ग्राफ ही बना हुआ है, उसको आप लोगों ने देख लेना है।